Hello, job seekers and placement aspirants. This is Divyank Srivastav, and I welcome you to another brainstorming session where will be targeting the upcoming placement drives. तो अपकमिंग डेज में जैसा कि आपको पता है टीसीएस एनक्यूटी एग्जामिनेशन कंडक्ट है। इसके अलावा बहुत सारी पर्टिकुलर कंपनीज जैसे कि एसेंचर, कॉग्निजेंट, विप्रो, डेलॉयट, ये सारी कंपनीज आपके कॉलेजेस में या फिर ऑन कैंपस ऑफ कैंपस के लिए आपकी प्लेसमेंट ड्राइव्स कंडक्ट होनी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम 30 मिनट सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, जिससे कि आपका पूरा का पूरा एप्टीट्यूड का पर्टिकुलर सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप बहुत ही इजीली प्लेसमेंट ग्रैब कर सकते हो। तो आज का टॉपिक होगा परसेंटेज। अगर थोड़ा सा मैं इस पे स्पेसिफाई करूं, इसकी पर्टिकुलर रिलेवेंस बताऊं या पर्टिकुलर स्ट्रेच आउट करूं इस पर्टिकुलर टॉपिक का कि कितना ज्यादा वेटेज है, तो यू मस्ट बी वेरी वंडर टू नो कि पूरी अरिथमेटिक इसी क्वेश्चन इसी पर्टिकुलर चैप्टर के अराउंड में है। जैसे कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन या फिर टाइम एंड वर्क, वेन डायग्राम बेस्ड जो भी क्वेश्चन होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, सब कुछ होके ही परसेंटेज सारी जगह इसका एप्लीकेशन है, सभी जगह इसका रिलेवेंस है। तो अगर ये पर्टिकुलर चैप्टर तुमने अच्छे से पढ़ लिया आज, तो सभी क्वेश्चंस तुम करेक्ट कर लोगे। अगर रियल लाइफ में भी देखो तो एक ही चीज मैटर करती है कि तुम्हारा परसेंटेज कितना आया। ठीक है, इंटरेस्ट रेट देखते हो, कभी भी सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हो, वहां पे भी परसेंटेज बेस्ड क्राइटेरिया रहता है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट देखते हो या कभी भी देखते हो कि तुमने कोई भी जगह ट्रेडिंग करते हो, तो जो रिटर्न्स वगैरह मेजरमेंट होता है वो किस में होता है? परसेंटेज में। इसके अलावा फोन की बैटरी है, डिस्चार्ज होती है, तुम कहते हो ना 5% चार्ज है, तो वो परसेंटेज ही तो है, उसी का एप्लीकेशन यहाँ पे हम इन डिटेल आज पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा मेडिकल फील्ड में देखोगे, एथलेटिक्स में देखोगे, हर जगह परसेंटेज का ही यूज होता है। मेडिसिन कोई भी देते हो तो उसमें क्या होता है, पीछे उसका पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं या पर्टिकुलर उसका कंपोजिशन लिखा होता है। ठीक है, तो वो भी सब जितना भी एस्टिमेशन होता है वो परसेंटेज पे ही होता है। तो इन डिटेल थोड़ा सा मैं समझ जाता हूँ आपको कि क्या क्या सबसे पहले पढ़ेंगे। तो कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड वाइस वर्सा देखेंगे। ठीक है, इसके बाद x परसेंट ऑफ y इज इक्वल टू y परसेंट ऑफ x, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। परसेंटेज चेंज कैसे हम एस्टिमेट करते हैं, परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज कॉन्सेप्ट को देखेंगे, जिससे आज के बाद तुमसे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, बहुत ही इजीली परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज के क्वेश्चन कर लोगे। सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज के क्वेश्चन, और फिर कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर का क्या रिलेशन है। एंड देन एट लास्ट हम एग्जामिनेशन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, इलेक्शन और पॉपुलेशन बेस्ड भी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं इस पे आपको हाईलाइट कर दूं कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो परसेंटेज का बेसिक डेफिनेशन पे चलते हैं। तो परसेंटेज मींस होता है पर मींस डिवाइडेड एंड सेंट मींस 100। तो किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को अगर परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना है तो सिंपली आप उसको डिवाइड बाई 100 कर दोगे तो फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, यानी कि पर 100 में कितनी वैल्यू है, और उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को अगर आपको एस्टिमेट करना है परसेंटेज, तो बस मल्टीप्लाई कर दोगे वहां पे। अब कैसे कन्वर्जन करना है, तो कन्वर्ट एनी वैल्यू ऑन द बेस ऑफ 100। जैसे सपोज आपको 50% है, तो 50% क्या डिमॉन्स्ट्रेट करता है, 50 पर 100, यानी कि 50/100। अब अगर मैंने बोला कि 50% ऑफ 20 ग्राम, तो 20 ग्राम में मल्टीप्लाई यहाँ पे उस पर्टिकुलर क्वांटिटी से कर दो, तो 20 ग्राम है तो यहाँ पे 20 हो गया। तो 50/100 मल्टीप्लाई बाई 20, यानी कि परसेंटेज में ये क्राइटेरिया कितना हो गया, यही 10 ग्राम का 50%, यानी कि कितना हो गया, ये 10 ग्राम हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपको कैलकुलेशंस कुछ करने होंगे, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अब फ्रैक्शन वैल्यू गिवन है, जैसे सपोज करो यहाँ पे 3/8 है। अब इसको अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर दोगे। ठीक है, यानी कि आप डिवाइड बाई 100 करते हो तो वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है, और आप मल्टीप्लाई बाई 100 करते हो तो वो आपका फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज को आपको मगअप करना होगा, आपको याद करना होगा, सो दैट आप इजीली कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसको टैकल कर लोगे विद इन सेकेंड्स। ये कुछ वैल्यूज है, फ्रैक्शन वैल्यूज है, उसको परसेंटेज वैल्यू, रिस्पेक्टिव परसेंटेज वैल्यू आपको याद करनी होगी। जैसे 1/2 है तो इसको 50%। 1/2 मीन्स क्या होता है, बेसिकली आपके पास कोई कंप्लीट चीज है। ठीक है, एज अ होल या एज अ एब्सोल्यूट कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू को 100% हम अज्यूम करते हैं। अब फ्रैक्शन में कह दो अगर 1/2 यानी कि 2 पार्ट्स थे ये, ए और बी, अगर इसका हाफ पार्ट मैंने ले लिया तो ये कितना हो गया, यही 1/2। और इसी को आप डिमॉन्स्ट्रेट परसेंटेज की फॉर्म में कैसे करोगे, 1/2 इंटू 100 करते हो यहाँ से, तो यही परसेंटेज वैल्यू में क्या हो गया, 50%। ऐसे 1/3 की वैल्यू 33.33%, यानी कि 33 1/3%। 1/4 को 25% से रिप्रेजेंट करोगे, 1/5 को 20%, 1/6 कुड बी री रिटन है 16 2/3%। अच्छा, एक और चीज देखो, जैसे कि 1/3 है, ये 33
33% है। अब 1/6 क्या होता है, 1/3 का हाफ, तो 1/6 क्या हो जाएगा, इसका हाफ यानी कि 16.66%, जिसको आप 16 2/3% भी रिप्रेजेंट करते हो। ऐसे ही 1/7 जो आपका होगा वो 14 2/7%, 1/8 आपका हो जाएगा 12.5%, यानी कि 12 1/2%, 1/9। अच्छा 1/9 और 1/11 को याद करने की ट्रिक है, ठीक है, बहुत ही इजीली इसको आप याद कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, सपोज करो यहाँ पे 1/9 है, ठीक है, और यहाँ पे 1/11 है। बस यहाँ पे आपको याद रखना है, ये जो 1/9 है ये 11.11% हो जाता है, और 1/11 है यहाँ पे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 9.09% हो जाएगा। ठीक, अब इतनी ही कुछ वैल्यूज याद नहीं हो चाहिए। 1/12 को भी 8 1/3% से रिप्रेजेंट करते हैं, बस आप इसको याद कर लोगे तो आप इसी से वैल्यूज फॉर्मुलेट कर लोगे। जैसे सपोज करो यहाँ पे 2/5 हो गया, तो 1/5 को अगर आप 20% बोलते हो तो 2/5 क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 है, ये 1/5 का क्या है, ये डबल टाइम्स है, तो यहीं पे ये 40% हो जाएगा। 3/5 को ऐसे 60%, 4/5 को 80%। ठीक है, सिंपली ऑन द सेम बेसिस 1/7 को आप रिप्रेजेंट करते हो 14 2/7% से, तो 2/7 को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 28 4/7%, 3/7 को सिमिलर वे में 42 6/7। ठीक है, यानी कि इसके मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो रहा है। अब जैसे कि 1/9 है, तो 1/9 को आपने रिप्रेजेंट किया 11.11%। अब आपको अगर फिगर आउट करना है कि 22.22% क्या होता है, तो ये 11.11% का 2 टाइम्स है, डबल है, तो 11.11% को आप रिप्रेजेंट करते हो 1/9 से, इसको आप रिप्रेजेंट कर दोगे 2/9 से। ठीक है, सिंपल है। अब कुछ और वैल्यूज को हम सीख लेते हैं, जैसे कि हमें फिगर आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है 55.55% ऑफ 45। अब मैंने जैसे ये नंबर देखा, मेरे माइंड में तुरंत एक चीज फ्लैश हुई कि 11.11% मैंने अभी सीखा कि ये 1/9 होता है इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन वैल्यू, तो 55.55% क्या हो जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू, ये तो 5/9 हो गया, यानी कि 5/9 ऑफ 45 मुझे फिगर आउट करना है, डिटरमाइन करना है। तो ये 5 टाइम्स हो गया, तो ये कितना हो गया 25, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई 25। ठीक है, अब जैसे मुझे 45.45% फिगर आउट करना है 44 का, तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट बाइफरकेटिंग इट इन टर्म्स ऑफ 5 into 9.09%, यही तो फिगर आउट करना है मुझे ऑफ 44। अब मैंने पहले ही जब ब्रेकआउट कर लिया तो मैं लिख सकता हूँ 5 into 1/11 के फॉर्म में ऑफ 44। अब ऑफ है, ऑफ को मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, मल्टीप्लाई से, ये 4 टाइम्स हो गया और ये 5 4 यानी कि 20 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 20। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर आ गई, तो कुछ और चीजें हम फर्दर सीखते हैं। अब x परसेंटेज ऑफ y इज इक्वल टू y परसेंटेज ऑफ x होता है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए कैसे मैं कर सकता हूँ, देखो कभी भी कॉम्प्लिकेट वैल्यू आ जाए ना, जैसे कि सपोज करो 12% ऑफ मुझे गिवन है 25। अब मैं 12% निकालना है, थोड़ा सा मेरे लिए टफ पड़ सकता है, इसके अलावा भी नंबर हो सकते हैं, बट क्या मैं इसको री रिटर्न नहीं कर सकता हूँ 25% ऑफ 12 की तरह। ये इसलिए होता है क्योंकि देखो 12% को क्या लिख सकते हैं 12/100 मल्टीप्लाई बाई 25। यहाँ पे भी देखो क्या लिख सकते हैं 25/100 मल्टीप्लाई बाई 12। अब ये मल्टीप्लाइंग क्या है यहाँ पे तो ये एक थ्योरम होता है ना, इसको क्या कहोगे, एक तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोल सकते हो, ठीक है, या मल्टीप्लाइंग प्रॉपर्टी बोल सकते हो, तो इसी को आप इस वे में भी लिख सकते हो। अब ये 25/100 निकालना इजी हो गया, क्यों इजी हो गया, क्योंकि 25/100 मुझे पता है ये कितना होता है 1/4 होता है। अब ये क्या हो गई वैल्यू, यहाँ से 3 हो गई, यानी कि 12% ऑफ 25 कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब ये बात समझ में आई, तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे 45% ऑफ 133.33। अब इसको क्या हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 133.33 जैसे ही मैंने दिमाग में आया, मैंने कहा ये तो 100 प्लस 33.33% है। अब क्योंकि ये 133.33% है, मैं इसको सॉल्व करना इजली मैं सॉल्व कर सकता हूँ। इसको फर्दर मैं ब्रेक कर सकता हूँ 100% प्लस 33.33%।
45। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो यहीं पे ब्रेक कर सकता हूँ, या मैं चाहूँ तो आगे इसको ब्रेक कर सकता हूँ। मैं यहीं पे भी ब्रेक कर सकता हूँ, और मैं इसको फर्दर आगे नेक्स्ट स्टेप में भी ब्रेक कर सकता हूँ। तो ऐसा कर सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं यहाँ पे। 100% ऑफ 45 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, प्लस 33% ऑफ 45, 33.33% यानी कि 1/3। तो 1/3 ऑफ 45 क्या हो जाएगा? 1/3 मल्टीप्लाई बाय 45, इट वुड बी 50। तो यहाँ से कितना आ गया? 60। अगर मुझे प्रॉपर्टी ना लगानी होती तो भी मैं कर लेता, या तो फिर मैं ऐसे करता, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता। 33.33% कितना होता है? दिस इज इक्वल टू 1/3 वैल्यू, और 100% कितना होता है? दिस इज वैल्यू फॉर 1, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये फ्रैक्शन में कितना हो गया? 1 + 1/3 ऑफ 45। तो बस ये क्या हो गया? 4/3 मल्टीप्लाई बाय 45। चाहो तो आप इसको इजीली ऐसे कर सकते थे, ये 15 टाइम्स ये 60 हो गया, तो आंसर यहाँ से कितना आ जाता? 60 आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फर्दर हम देखते हैं। अच्छा, अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज चेंज। ठीक, कुछ बेसिक यहाँ पे हमें थ्योरम समझने होंगे। अब जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन आ गया 40 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 60, यानी 40 60 का कितना परसेंटेज है। अच्छा, कंपैरिजन किससे कर रहा है? ऑफ से, यानी कि 40 इज व्हाट पार्ट ऑफ 60, यानी कि न्यूमरेटर में 40 होगा, और किससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं? 60 से, मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से ये कितना आ गया? 2/3, और 2/3 क्या होता है? 66.66%। ठीक, ऐसे ही 60 इज हाउ मच परसेंटेज ग्रेटर देन 40। मैं कह रहा हूँ कि अगर एक रेफरेंस नंबर है 40, इससे 60 कितना ज्यादा है। ठीक है, तो कंपैरिजन किससे कर रहा हूँ? 40 से। कह रहे हैं कि 60 इज हाउ मच ग्रेटर देन 40। तो हाउ मच ग्रेटर देन 40? तो इट इज एक्चुअली 20 ग्रेटर। 20 ज्यादा है, 20 ज्यादा है, किससे कंपैरिजन हो रहा है? 40 से। दैट मीन्स 20/40 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो गया? 50%। In the same way, if we are asked about 40 is how much percentage lesser than 60, यानी कि with comparison to 60, 40 is how much lesser। अभी मैं कंपैरिजन किससे कर रहा हूँ? than 60। यहाँ पे देखो than 60, यानी कि 60 से कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो 40 60 से कितना कम है? इट इज एक्चुअली 20 लेसर, एंड वी हैव टू कन्वर्ट द वैल्यूज इन परसेंटेज। तो 20 डिवाइड बाई 60 यहाँ पे, क्योंकि यहाँ कंपैरिजन किससे हो रहा है? जिससे भी कंपैरिजन करेंगे वी विल ऑलवेज टेक दैट पर्टिकुलर वैल्यू इन द डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई बाई 100। सो इट वुड बी 1/3। 1/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 33.33%। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ अभिषेक सैलरी इज 20% मोर देन बिमल, then by how much percent Bimal's salary is less than अभिषेक। तो यहाँ पे कंपैरिजन एक तरीके से हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चंस को टैकल दो तरीके से कर सकते हो, या तो फिर गिवन परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर लो, और फिर रेशियोज के हेल्प से इसको फाइंड आउट कर लो, या फिर एक और तरीका है परसेंटेज को परसेंटेज में रहने दो और इसको 100 प्लस जो भी अमाउंट है उसके वे में इसको कन्वर्ट कर दो, यानी कि 100 के रेफरेंस में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो अभिषेक की सैलरी विमल से 20% मोर है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ विमल की सैलरी हो गई, ये अभिषेक की सैलरी हो गई। ठीक है, अभी विमल की सैलरी अगर मैंने 100 एज्यूम कर लिया, तो अभिषेक की सैलरी कितनी हो जाएगी? 100 प्लस 20, यानी कि यही हो गई आपका 120। तो विमल की सैलरी 100, अभिषेक की सैलरी कितनी हो गई? 120। ठीक है, इसको परसेंटेज वे में आप कन्वर्ट कर सकते हो 100 के वे में। 100 के वे में इसलिए लेते हैं ताकि आप इजिली इसको कैलकुलेट कर सको। अब कह रहा है कि हाउ मच परसेंटेज विमल सैलरी इज लेसर देन अभिषेक। तो विमल की सैलरी अभिषेक के रेफरेंस में कितना लेसर है? तो देखो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 20 का, यानी कि विमल की सैलरी 20 लेसर है, बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर देखेंगे तो कंपैरिजन एक्चुअल में किससे हो रहा है? अभिषेक की सैलरी से। अभिषेक की सैलरी है कितनी? 120 है, तो डिवाइड बाई 120। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाई 100। तो दिस वैल्यू विल बिकम 1/6, और 1/6 क्या होता है आपका? 16 1/3%। ठीक है, इसी को आप लिख सकते हो, सॉरी 2/3%, जिसको आप लिख सकते हो इसको 16.66%। ठीक, तो यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड
अच्छा, इसी को आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। ठीक, रेशियो मेथड क्या कहता है, 20% की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/5। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, अभिषेक की सैलरी 20% मोर है, तो ये प्लस टू इंडिकेट दैट इट इंक्रीजेस और इट इज मोर देन विद रिस्पेक्ट टू द बिमल। तो जो बेस सैलरी है ना, ये फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होगा, ये अगर बिमल की सैलरी हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है, तो 20% मोर है यानी कि +1 हो गई, तो 5 + 1 यानी कि 6 हो गया, तो 6 किसकी सैलरी हो जाएगी, अगर बिमल की सैलरी 5 है तो 5 और ये 1 से इंक्रीज हो गई, तो कितनी हो गई, ये हो गई अभिषेक की सैलरी। ठीक है, अब 5 और 6 में कंपैरिजन कर सकते हैं, और इससे ये फ्रैक्शन से भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। A student multiplied a number by 3/5 instead of 5/3। ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप रहेगा। What is the percentage error in the calculation? अब एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को कोई टास्क दिया गया होगा कैलकुलेशन का, जिसमें कि उसे परसेंटेज किसी पर्टिकुलर नंबर को 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, बट बाई मिस्टेक what he committed a mistake is he multiplied that particular number by 3/5. The question has been asked what is the percentage error in the calculation? तो आप ऐसे कर सकते हो, सपोज यहाँ पे कुछ ओरिजिनल नंबर रहा होगा, या ओरिजिनली जो नंबर से मल्टीप्लाई करा था, और एक ये बाई मिस्टेक हो गया। ठीक है, अब किसी एक नंबर को n को, ठीक है, आप इजीली समझ सकते हो, किसी एक नंबर n को मल्टीप्लाई कर रहा था 5/3 से, तो मल्टीप्लाई किससे कर रहा था, 5/3 से। किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3/5 से, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर। तो इस केस में बस इतना याद रखना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेना, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, इससे आप बहुत ही इजीली कम टाइम में इसको फिगर आउट कर सकते हो। तो 5 5 25 और यहाँ 3 3 9, यानी कि एक्चुअल में ओरिजिनली उसको 25 से मल्टीप्लाई करना था, बट एक्चुअल में बाई मिस्टेक वो 9 से मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, इसको ओरिजिनल ले लो या एक्चुअल ले लो, ठीक है, बात सेम ही है, बस डिफरेंस देख लो कितने की एरर आ जाएगी। जो एरर आएगा वो कितना आएगा, 9 का एरर आ रहा है। अब जो एरर आएगा हमेशा बेस वैल्यू पे आएगा, तो बेस वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 25, तो 9/25 और ये मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, ये 4 टाइम्स हो गया, 4 9 यहाँ से कितना आ गया, 36%। यही आपका क्या आ गया, एरर आ गया। तो आपका एरर जो होगा वो कितने का आएगा, अच्छा एक बार देख लेते हैं इसको, 25 और 9। अच्छा, यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो 16 का आएगा। ठीक है, डिफरेंस 16 का है, तो इसको रेक्टिफाई करते हैं, ये जो डिफरेंस है वो कितने का है, 16 का है। ठीक है, तो 16/25 ये कितना हो गया, 16 4 हो गया, ये 4 टाइम्स, और ये कितना हो गया, 64%। तो आंसर आपके आ गया 64%। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज। सक्सेसिव होने का मतलब है कि वन आफ्टर अनदर, यानी कि कोई प्रोसेस पहले एक बार होगा फिर दूसरी बार होगा। ठीक है, सेम प्रोसेस आपका रिपीटेशन होगा, और यहाँ पे सक्सेसिव इन नेचर होगा। तो आपका जो नेट चेंज होगा वो हमेशा किस में होगा, वो कैसे फॉर्मूला करोगे, a + b + ab by 100। एक बार याद रखना, यहाँ पे ये तभी आप एप्लीकेबल होगा जब 2 टाइम्स इंक्रीज और डिक्रीज होगा। ठीक है, इसमें लिमिटेशन ये है कि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 2 टाइम्स इंक्रीज एंड डिक्रीज। ठीक है, यानी कि जैसे आप अज्यूम कर सकते हो, कोई चॉकलेट थी, उसके प्राइस में 5% का इंक्रीज हुआ, और फिर सेकेंड ईयर में भी उसका 10% का इंक्रीज हुआ, तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर इंक्रीज टेक पॉजिटिव साइन और डिक्रीज के लिए नेगेटिव साइन। मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अब मैं 4 सिनेरियोस लेता हूँ। सपोज करो मेरे पास यहाँ पे स्पेस है। ठीक है, 4 सिनेरियोस लेता हूँ, ये फर्स्ट ईयर का चेंज आएगा, और ये मेरे पास सेकेंड ईयर का चेंज आएगा। ठीक, अब पहला सिनेरियो क्या होगा, सपोज करो कोई चॉकलेट थी जिसका प्राइस फर्स्ट ईयर 10% से इंक्रीज हुआ, और सेकेंड ईयर फिर से 10% से इंक्रीज हुआ। ठीक है, अभी इस केस में अगर मुझे नेट परसेंटेज चेंज देखना हो, नेट परसेंटेज मुझे चेंज कैलकुलेट करना हो, तो मैं क्या करूंगा, इसी फॉर्मूला का यूज कर लूंगा। तो यहाँ पे प्लस ये आ गया, +10, फिर यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो +10 और प्लस AB by 100, यानी कि +10 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 100। तो इसका नेट रिजल्टेंट क्या रहा, यहाँ से ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, तो +10 +10 यानी कि 20, और +1 यानी कि 21% का यहाँ पे
पॉजिटिव चेंज आया, यानी कि चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे 21% से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब सेकंड सिनेरियो देखते हैं। सेकंड सिनेरियो, अच्छा इसी केस में समझ लो अगर 21% से किसी चॉकलेट का प्राइस अगर इंक्रीज हुआ, शूट अप हो गया, तो एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, अगर वो 100 रुपए की चॉकलेट है ना, अगर सीपी उसका 100 है, तो 2 साल के बाद उसका प्राइस कितना हो जाएगा, 21% से इंक्रीज हो गया, यानी कि 100 प्लस 21 यानी कि 121 की वो चॉकलेट हो गई। सेम यहाँ पे सेकंड देखो, यहाँ पे सपोज करो पहले वो 10% से इंक्रीज हुआ, और फिर -10 यानी कि 10% से क्या हो गई, वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो इस सिनारियो में नेट परसेंटेज चेंज कितना हुआ, नेट परसेंटेज चेंज कैसे फाइंड आउट करोगे, सेम फॉर्मूला से, यानी कि +10 -10, ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -10 इंटू +10/100, यानी कि इस केस में देखो +10 प्लस -10 ये कैंसिल आउट हुआ, और यहाँ पे नेट इफेक्टिव चेंज कितने का है, -1%। -1% का चेंज मतलब क्या, यानी कि प्राइस ऑफ दैट चॉकलेट रिड्यूस बाई 1%। तो अगर 100 रुपीज की चॉकलेट थी, अगर 100 की चॉकलेट थी, तो अभी चॉकलेट कितने की होगी, 100 -1 यानी कि 99 की चॉकलेट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ केस बनेंगे, इसी पे बेस कुछ क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। प्राइस ऑफ चॉकलेट फर्स्ट इंक्रीज बाई 20% एंड देन इट इज डिक्रीज बाई 10%, फाइंड द नेट चेंज इन द प्राइस। तो जो नेट चेंज आपका आएगा ना, नेट चेंज इन परसेंटेज, वो कितने का आएगा, आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, प्लस है यानी कि पहले कितने का इंक्रीज हो रहा है, 20 का इंक्रीज हो रहा था, फिर डिक्रीज हो रहा है 10 का, और प्लस माइनस यानी कि -20 इंटू 10 बाई 100। अब हमने यही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो बस यहाँ से 20 कैंसिल आउट हो गया, और ये 20 -12 यानी कि कितने का चेंज हो गया, 20 -12 यानी कि 8% का। अब 8% पॉजिटिव में है, इम्पोज करेगा आपका पॉजिटिव साइड डोमिनेट करेगा, तो 8% का क्या आ गया, आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ही सक्सेसिव वाले कॉन्सेप्ट पे बेस आप कभी भी एरिया वगैरह निकाल सकते हो, एरिया पूछ ले या वॉल्यूम पूछ ले। अब देखो यहाँ पे रेक्टेंगल के केस में रिजल्टेंट चेंज इन एरिया पूछा है, तो एरिया आपको क्लियरली मेंशन है, आपको पता है क्या होता है, L इंटू बी होता है रेक्टेंगल के टर्म्स में, यानी कि यहाँ पे सक्सेसिव लगा सकते हो लेंथ और ब्रेथ के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे प्रोडक्ट लेना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि रेक्टेंगल का पर्टिकुलर लेंथ कितने से इंक्रीज हो रहा है, 20% से, और विड्थ कितने से डिक्रीज हो रहा है, 30% से, तो जो नेट चेंज एरिया पे आएगा ना, वो कितने का आएगा, आप देख सकते हो। तो पहले वो 20% से इंक्रीज हुआ, यानी कि +20, देन इट इज डिक्रीज बाई 30%। 30% से क्या, उसकी विड्थ यानी कि ब्रेथ यहाँ पे क्या हो रहा है, सक्सेसिव की फॉर्म में चेंज हो रहा है, यानी कि -30, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 20 इंटू 30/100, तो ये 20 कैंसिल आउट, यहाँ से क्या आ गई वैल्यू, +10 20 -30, और फिर यहाँ से क्या आ गई, -6, तो नेट रिजल्टेंट कितना हुआ, -16, ठीक है, यानी कि 16% का क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, और ये ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी पे बेस देख लेते हैं, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रांग हो जाए। अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 15% एंड देन डिक्रीज बाय 20%, द नंबर सो ऑब्टेन इज 16% लेस। इसको आप कर सकते हो, इसको होमवर्क आप कर लो, ठीक है, इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। अच्छा, सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इंक्रीमेंट और सक्सेसिव डिक्रीमेंट। जब 2 से ज्यादा टर्म पे यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन हो रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई चॉकलेट है, मैं एक चॉकलेट का एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि आप रिलेट कर सको, ठीक है, अगर सपोज करो उसका कोई भी प्राइस है, उसका प्राइस आपका पी प्राइस है, ठीक है, अभी ऐसे एज्यूम करते हैं कि चॉकलेट का प्राइस फर्स्ट ईयर 20% से इंक्रीज हुआ, फिर 10 से इंक्रीज हुआ सेकेंड ईयर में, और फिर 20 से थर्ड ईयर में इंक्रीज हुआ। तो जो प्राइस आफ्टर चेंज ऑफ 20% हुआ, वो उसका नेट इफेक्टिव चेंज कितना हो जाएगा, पी टाइम्स ऑफ, यहाँ पे सपोज करो 20% से चेंज हुआ, तो 100 + 20 यानी कि 120/100 हो गई उसकी नेट इफेक्टिव वैल्यू। अब सेकेंड ईयर में क्या यहाँ पे चेंज हो रहा है, 10% का फिर से चेंज हो रहा, तो यहाँ पे क्या किया, 100 + 10 यानी कि उसकी वैल्यू जो हो गई 100/100
10/100 हो गई। अब नेक्स्ट ईयर यहाँ पे 20% से फिर से इंक्रीज हुआ, यानी कि 100 + 20 यानी कि उसकी वैल्यू हो गई 120% ऑफ इटसेल्फ। तो यही क्या वैल्यू हो जाएगी, जो फाइनल वैल्यू आएगी वही उसकी उस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट उस पर्टिकुलर आइटम की प्राइस हो जाएगा आफ्टर 3 इयर्स। सक्सेसिव डिक्रीमेंट को अगर डिस्कस कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, अच्छा फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे 20% से कोई चीज वैल्यू डिक्रीज हो रही है, फिर कोई वैल्यू नेक्स्ट पर्टिकुलर ईयर में 30% से डिक्रीज हो रही है, और फिर कोई वैल्यू फिर से 20% से डिक्रीज हो रही है। तो ऐसे केस में प्राइस क्या होगा, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज करो कोई चॉकलेट है वो 80 रुपीज की है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस अभी प्रेजेंट में उसका 80 रुपीज है। अगर पूछ ले कि 3 साल के बाद उस पर्टिकुलर चॉकलेट का प्राइस कितना हो जाएगा, यानी कि आफ्टर 3 इयर्स। फर्स्ट ईयर उसका डिक्रीमेंट हो रहा है 20% से, सेकेंड ईयर उसका डिक्रीमेंट हो रहा है 30% से, थर्ड ईयर उसका हो रहा है 20% से। तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। बेस्ट क्या होगा, आपने प्राइस लिखा 20% से डिक्रीज हो रहा है, यानी कि वो वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 - 20 डिवाइड बाई 100। फिर नेक्स्ट ईयर 30% से डिक्रीज हो रहा है, यानी कि वो वैल्यू कितनी होगी 100 - 30 डिवाइड बाई 100 यानी कि 70%। और नेक्स्ट ईयर वो 20% से फिर से डिक्रीज हुई, यानी कि वो वैल्यू कितनी होगी 80/100। अब इसी को आपको सॉल्व करना होगा। आप चाहो तो यहाँ से 2 0 कैंसिल आउट करो, यहाँ से 2 0 कैंसिल आउट करो। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से कितना आया 8 8 सा, और यहाँ से भी 8, तो ये कितना हो गया 8 8 सा 64, और ये 5 12, और 5 12 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 100, यही वैल्यू कितनी होगी 14। 7 1 7 और ये 8 और 7 5 सा 35, यानी कि वो चॉकलेट की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से 2 पॉइंट, यहाँ से कितना हो गया 35.84 उसकी क्या होगी कॉस्ट होगी, ठीक है। इसी में बेस कुछ क्वेश्चंस है, इसको जल्दी से हम कर लेते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 50,000, इट इंक्रीजेस बाय 10% इन द फर्स्ट ईयर, 15% इन द सेकेंड ईयर एंड 20% इन द थर्ड ईयर। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर, यहाँ पे 3 इयर्स होगा, ठीक है, आफ्टर 3 इयर्स। तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी 50,000 थी। अब कोई वैल्यू अगर 10% से इंक्रीज हो रही है, यानी कि कितनी हो जाएगी 110/100। फिर 15% से नेक्स्ट ईयर में इंक्रीज हो रही है, यानी कि ये हो गई 115 डिवाइड बाई 100, और थर्ड ईयर में 120%/100। बस इसको आप कैलकुलेट कर लोगे और आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करेक्ट आंसर ड्रॉप कर देना, मैं आपको आंसर बता दूंगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, द करंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 28,000, ड्यूरिंग द लास्ट 2 years द पॉपुलेशन इंक्रीज एट द रेट ऑफ 16% एंड 20% पर ईयर। द पॉपुलेशन 2 years अगो वॉज, यानी कि कोई इनिशियल पॉपुलेशन रही होगी, फिर वहां से वो पॉपुलेशन क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है 16% से, फिर नेक्स्ट पर्टिकुलर ईयर में क्या देख रहे हैं हम 20% से फिर से इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अभी जो यहाँ वाली पॉपुलेशन है 20% से इंक्रीज होने के बाद वो करंट पॉपुलेशन यानी कि 28,000 के बराबर है। तो बस इसी को सॉल्व करना है और हमें फिगर आउट करना है कि 2 years अगो कितनी पॉपुलेशन रही होगी। तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे इनिशियल पॉपुलेशन ले सकते हो आई से, यानी कि स्टार्टिंग में जो पॉपुलेशन रही होगी 2 years अगो। अच्छा, अभी वो अगर फर्स्ट ईयर में 16% से इंक्रीज हुई, यानी कि वो कितनी हो गई 1160 डिवाइड बाई 100 हो गई। अभी वो फिर से इंक्रीज हो गए 20% से इंक्रीज हुआ, यानी कि वो कितनी वैल्यू हो गई 120/100। और फाइनली वो पॉपुलेशन है कितनी, पॉपुलेशन वो है 28,000। तो यही पूछा है इनिशियल की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर सकते हो, या तो फिर आप, ठीक है, और इसको 2 years का सक्सेसिव लगा के भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। तो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। चलो, ये 1 0 कैंसिल आउट हुआ, इसको हमने डिड्यूस किया तो ये 2 times 24 हुआ, और ये 40 हुआ, 3 times हुआ 40 हुआ, ठीक। तो ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है तो आप इसको कैलकुलेशन करना होगा। आप इसको कर लेना, वी हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम, हम जल्दी से इसको कंप्लीट कराते हैं क्योंकि हमारा 30 मिनट्स का ये सेशन रहेगा। एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास है प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी मेथड। प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी मेथड में क्या होता है, हमेशा याद रखना, एक्सपेंडिचर जो होता है वो प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी होता है, ठीक है। यानी कि ऐसे केसेस में जो आपका एक्सपेंडिचर टोटल होता है ना, एक्सपेंडिचर एक तरीके का अमाउंट होता है, तो अमाउंट क्या होगा उस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट का जो भी प्राइस होगा, क्वांटिटी जो होगी उससे का प्रोडक्ट। सपोज करो आप गए और आपने पोटैटो खरीदा,
पोटैटो अगर सपोज करो 40 रुपीज किलो है और आपने 20 केजीज पोटैटो खरीदा, तो नेट जो अमाउंट आएगा ना, ये देखो ये क्या हो गई, क्वांटिटी हो गई, ये आपका क्या हो गया, ये एक तरीके का आपका प्राइस हो गया, और जो प्रोडक्ट होगा वही आपका एक्सपेंडिचर। तो 40 इंटू 20 यानी कि ₹800। ठीक है, और एक और रिलेशन यहाँ से निकलता है, ठीक, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई का भी एक यहाँ पे रोल होता है, जिसकी वजह से आपका जो क्वांटिटी, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इसको आप प्राइस इनटू कंजम्पशन के वे में भी लिखते हैं, यानी कि P इंटू सी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। और जो क्वांटिटी और प्राइस में रिलेशन होता है वो इनवर्स का रिलेशन होता है, अगर एक्सपेंडिचर हमारा सेम हो। अगर हमारी जेब में सेम अमाउंट के पैसे हों, तो अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है तो हम कम कंज्यूम करते हैं, और अगर सेम, अगर प्राइस बहुत कम हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको कंज्यूम कर सकते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी हम इसको परचेज कर सकते हैं। तो P इज इक्वल टू, यहाँ से आप लिख सकते हो, क्वांटिटी जो होती है वही क्या होती है, कंजप्शन भी होती है। ठीक है, अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे। ठीक है, अब क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे वो समझते हैं। इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिक्रीज बाय 20% एंड इज कंज्यूम्शन इज इंक्रीज बाय 20%, देन व्हाट इज द चेंज इन द एक्सपेंडिचर। तो हमने अभी पढ़ा प्राइस मल्टीप्लाई बाय कंजम्पशन क्या होता है, एक्सपेंडिचर। इसी को आप लिख सकते हो प्राइस इनटू क्वांटिटी भी। ठीक, अब कह रहा है कि अगर प्राइस कितने से डिक्रीज हो रहा है, 20% से, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे फाइनल अपॉन इनिशियल लिख सकता हूँ, फाइनल अपॉन इनिशियल वैल्यूज। अच्छा, कोई चीज अगर 20% से डिक्रीज हो रही है, यानी कि अगर इनिशियल वो 100 रही होगी तो अभी कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। अच्छा, अब देखते हैं कंजम्पशन के बारे में क्या कह रहा है। कंजम्पशन किसने से इंक्रीज हो रहा है, 20 से। तो पहले अगर 100 यूज कर रहे थे, अभी कितना यूज करोगे, 20% से इंक्रीज हो गया, यानी कि इट विल बिकम 100 प्लस 20 दैट इज 120। यही एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया, यानी कि यही रेशियो कितने का आ जाएगा, ई फाइनल अपॉन ई इनिशियल, यानी कि एक्सपेंडिचर का इनिशियल अपॉन फाइनल, फाइनल अपॉन इनिशियल। बस इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से 2 zeros यहाँ से कैंसिल आउट हुआ, ये कितना हो गया, ये आपका कितना हो गया, 96/100 हो गया। 96/100 यानी कि अगर इनिशियली आपका एक्सपेंडिचर 100 था, तो अभी आपका एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 96। ठीक है, यानी कि आपका जो एक्सपेंडिचर क्या होगा, यहाँ से 4% का कम होगा, तो 4% का डिक्रीज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड बाय 20% ड्यू टू विच अ पर्सन कैन बाई 2 kg शुगर मोर फॉर ₹200। तो मैं यहाँ पे प्राइस मल्टीप्लाई बाई कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, इसमें मैं लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, तो अगर प्राइस अगर आपका रिड्यूस हो रहा है 20% से, और वो ज्यादा शुगर खरीद सकता है फॉर ₹200, यानी कि इस पर्टिकुलर केस में एक्सपेंडिचर तो सेम है। अगर एक्सपेंडिचर सेम हो गया तो मैं कह सकता हूँ प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन, या वाइस वर्सा, जो कंजम्पशन होगा वो प्राइस पे डिपेंडेंट होगा रिवर्स वे में। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक हमारे पास एक एजम्पशन आया कि प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंजम्पशन। ठीक है, या कंजम्पशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस। ठीक, अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस बाय 20%, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, रेशियो मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैंने इनिशियल ले लिया और यहाँ पे फाइनल वैल्यूज ले लिया, ठीक है, तो प्राइस के रिस्पेक्ट में देखो प्राइस क्या हो रहा है यहाँ पे 20% से रिड्यूस, तो यानी कि अगर 100, तो फाइनल प्राइस कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अच्छा, ये देखो इनवर्स रेशियो हो जाएगा, तो यहाँ से कंजम्पशन का रेशियो, क्योंकि यहाँ पे दोनों में इनवर्स रेशियो, तो ये 80/100 हो जाता है। रिवर्स में हम क्या दे सकते हैं, रेशियोज, तो ये 4:5 हो गया। ठीक है, अभी एज पर द क्वेश्चन ये देखो कंजम्पशन, यानी कि पहले 4 यूनिट था, अभी 5 यूनिट हो गया, तो दोनों में डिफरेंस कितने का आया, दोनों में डिफरेंस जो आया वो 1 यूनिट का आया। बट एज पर द क्वेश्चन डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है डिफरेंस आ रहा है 2 kgs का, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, 2 kgs की। तो बस यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, कंजम्पशन इनिशियल और कंजम्पशन फाइनल, यानी कि इनिशियल कंजम्पशन कितना हो जाएगा 8 kgs और फाइनल कंजम्पशन 10 kgs। अब हमें पूछा क्या क्या है वो देख लो। हमें पूछा फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर। ठीक है, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर। अब देखो यहाँ पे इनिशियली 200 kgs में वो 200 रुपीज में 8 kg परचेज कर लेता था, तो प्राइस ऑफ शुगर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्सपेंडिचर यानी कि 200 रुपीज डिवाइड बाई क्वांटिटी यानी कि 8
kgs। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 टाइम, यानी कि 25 इसका क्या हो गया पर केजी इसका प्राइस हो गया। ठीक है, तो इस वे से हम क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं अगर हमारा एग्जाम में आता है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसको कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना। अब एक लास्ट टेक्निक हम समझते हैं, लास्ट हम क्वेश्चन समझेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कहते हैं, कभी भी एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा याद रखना कोई भी चीज की एब्सोल्यूट वैल्यू या पर्टिकुलर एग्जाम में परसेंटेज जो होगा वो 100% होगा। इसको हम नंबर लाइन के थ्रू समझते हैं। ठीक है, ये नंबर लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज या टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल मार्क्स। ये ग्राफ हो गया टोटल मार्क्स का। अभी टोटल मार्क्स जरूरी नहीं कि आउट ऑफ 100 हम कैलकुलेट करें, आउट ऑफ 500 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आउट ऑफ 1000 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आउट ऑफ 2000 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये टोटल मार्क्स की क्या हो गई, सीरीज हो गई, या एक तरीके से नंबर हमने सीरीज यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया। अब ऐसे समझो कि कुछ ये पासिंग मार्क्स है, हमको नहीं पता कि पासिंग मार्क्स का परसेंटेज क्या होता है, पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया क्या है, बस ये समझो कि पासिंग मार्क्स का ये क्राइटेरिया है, ये इसकी लिमिट है पासिंग मार्क की। अभी एक स्टूडेंट क्लास में है, उसके एज पर द परसेंटेज वो कहीं यहाँ पे लैंड कर रहा है, उसके सिर्फ 15% मार्क्स आए और वो रो रहा है कि यार मैं 20 मार्क्स से फेल हो गया, मैं 20 मार्क्स से फेल हो गया। एक स्टूडेंट था जिसका आउट ऑफ परसेंटेज यानी कि आउट ऑफ टोटल मार्क्स उसके सपोज करो 80 आए और वो कह रहा है हिप हिप हुर्रे मेरे पासिंग मार्क्स से 60 मार्क्स ज्यादा आ गया। अब दोनों ही केस में जो रेफरेंस पॉइंट आ रहा है, दोनों ही किस चीज का रेफरेंस ले रहे हैं, पासिंग मार्क्स का। अब पासिंग मार्क्स यहाँ पे है, पासिंग मार्क्स और पासिंग परसेंटेज दोनों अलग चीज है, अभी समझेंगे। अब सोचो जो ये यहाँ पे फेल हो रहा है ना बच्चा, जो फेलियर बच्चा है वो रो रहा है कि काश मुझे ग्रेस मार्क्स मिल जाते तो मैं पास हो जाता। ठीक है, अब आपके पास जादू की छड़ी, आपने कहा ठीक है मैं तुम्हें पास करा दूंगा। आपने पूछा कितने मार्क्स से आप फेल हो रहा, तो उसने कहा कि आप वो 20 मार्क्स से फेल हो रहा। तुमने कहा ठीक है, तुम्हारे परसेंटेज 15% है, तुम 20 पास मार्क्स एक्स्ट्रा ले लो। अच्छा, ये वाला बच्चा जो 80% मार्क्स था, ये सेकंड स्टूडेंट था, ये बड़ा खुश था और ये बार बार सबको ही चिढ़ा रहा था। ठीक है, ये फर्स्ट स्टूडेंट था, ये सेकंड स्टूडेंट था, ये बार बार चिढ़ा रहा था कि मेरे बहुत ज्यादा नंबर आ गए और बहुत डिंगे हाँक रहा था, बहुत ज्यादा हवा में उड़ रहा था। तो इसकी वजह से इसको एक पनिशमेंट मिलती है कि ठीक है तुम्हारे 80% मार्क्स है, अब तुमको हम फेल करेंगे। तो अगर इसको फेल किया जाए तो कितने मार्क्स इसके एक्स्ट्रा थे, इसके एक्स्ट्रा थे 60 मार्क्स। तो हमने क्या किया, इसके मार्क्स यहाँ से डिड्यूस कर दिए, डिडक्ट कर दिए। अब देखो दोनों की मार्क्स अगर हम इक्वल कर दे तो यानी कि यही क्या हो जाएगा, यहाँ पे पासिंग मार्क्स हो जाएगा। अब पासिंग मार्क्स हम कैसे निकाल सकते हैं, बस राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज को इक्वेट कर दो एज पर द परसेंटेज वैल्यू। तो ये 80% में से 15% रिड्यूस हुआ तो ये कितना आ गया 65%। और यहाँ पे 20 मार्क्स है और इसका 60 है, तो इसको दे दो, ये कितना हो गया 80, यानी कि 65% की वैल्यू 80 है। तो 65% की वैल्यू अगर 80 है तो क्या हम 100% की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो 100% की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, कितनी हो जाएगी 80/65 मल्टीप्लाई बाई 100, यही क्या हो जाएगा टोटल मार्क्स हो जाएगा। अब इसी भी बेस हमको क्या करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन हमें करना है। ठीक है, ताकि हमें थोड़ी और क्लैरिटी यहाँ से मिल जाए। A student scored 25% marks in an examination and still failed by 30 marks, while another candidate scored 15 marks and get 20 marks more than the passing marks. Then find the passing percentage. तो इसको लाइन में, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर लो, जिससे कि तुम्हें क्लैरिटी हो जाए, तुम चीजों को विजुअलाइज कर लो। A student scored 25%, सपोज करो यहाँ पे इसके मार्क्स आए 25% मार्क्स। ठीक है, और ये कितने मार्क्स से फेल हो रहा है 30 मार्क्स से, यानी कि इसको अगर 30 मार्क्स एक्स्ट्रा होते तो ये पासिंग मार्क्स पे पहुंच जाता और ये पास हो जाता। तो इसके मार्क्स एक्चुअल में कितने 25%, तो यानी कि 25% प्लस अगर इसको 30 मार्क्स ग्रेस मिल जाते तो ये पास हो जाता। और यही सेकंड केस में किसके इक्वल होगा, जो 50% स्कोर था और उसके पास एक्स्ट्रा कितने थे, उसके पास एक्स्ट्रा 20 थे, तो उससे एक्स्ट्रा 20 स्नैच अवे कर लो तो दोनों के मार्क्स इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से इक्वेट कर दो वैल्यू, तो ये 25% की वैल्यू कितनी आ गई, दिस विल बिकम 50। अगर 25% की वैल्यू 50 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स, यानी कि ये हो गई 200। ठीक है,
पासिंग परसेंटेज पूछा, तो पासिंग परसेंटेज चाहो तो इससे निकाल लो, इस वैल्यू से या इस वैल्यू से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो किसी भी वैल्यू से कैलकुलेट कर दो, पासिंग मार्क्स यही होगा, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स यहाँ से कितना हो जाएगा 25% प्लस 30, 25% की वैल्यू 50 है, प्लस 30 किया तो यहाँ से कितना आ गया 80 आ गया, ठीक है। और 80 एज एन परसेंटेज वैल्यू कितनी हो गई, अगर 80 मार्क्स आ रहा है, टोटल मार्क्स कितना था 200 था, तो 80 बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये कितना आ गया 40% यहाँ से इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चैप्टर मैं यहीं पे कवर करा रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी के जो इसके और टाइप्स होते हैं उसको हम नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक में कर लेंगे, उसको और नेक्स्ट पर्टिकुलर आप सीरीज ऑफ सेशन में कर लेंगे। 2 पार्ट में परसेंटेज चैप्टर आपका आएगा, सो दैट आप हर एक वेराइटी के क्वेश्चन से अवेयर हो जाओ और हम इसको बहुत ही कन्वीनियंट वे में सारे ही वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस को कर लें। इसके साथ में इफ़ यू फाइंड अवर वर्क इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल, आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने फ्रेंड सर्कल जो भी स्टूडेंट अपकमिंग एग्जाम्स को देने वाले हैं कॉलेज ग्रुप्स में ड्रॉप कर सकते हो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन पर्टिकुलर एग्जाम्स को हम क्वालिफाई कर सकते हैं। थैंक यू ऑल द बेस्ट।